अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हमने देखना है कंसेप्ट ऑफ कैपिटल मेंटेनेंस। FAR 1 के अंदर ये एक थ्योरेटिकल पोर्शन है, थोड़ा सा बड़ा ही इजी है। और इसमें जो है पास पेपर में इसके तकरीबन को 5 से लेकर 8 नंबर का सवाल आ जाता है। अभी लेटेस्ट टाइम में भी आया है, वो भी हम सवाल देखेंगे। तो बच्चों इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। थोड़ा सा बोरिंग है लेकिन आप कोशिश कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको इसमें चीज़ें जो है वो बेहतर लगेंगी, आसान लगेंगी, मुश्किल नहीं लगेंगी। कैपिटल मेंटेनेंस। कैपिटल मीन्स इक्विटी, मतलब जो ऑनर बिजनेस में इन्वेस्ट करता है डेट इज इक्विटी। मेंटेनेंस का मतलब है कि आपने उसको मेंटेन करना है, उस इक्विटी को मेंटेन करना है। ये वक्त गुजरने के साथ साथ कम ना हो जाए, ये मेंटेन होनी चाहिए या इसमें इजाफा होना चाहिए। इजाफा तो हर बिजनेस करता रहता है, लेकिन कम अज़ कम हमें इसको मेंटेन अगर करना पड़ जाए तो हम उसको हम डिस्कस कर रहे हैं, इजाफे का ग्रोथ को हम डिस्कस नहीं कर रहे। इट मीन्स एटलीस्ट कैपिटल या इक्विटी, एटलीस्ट कम अज़ कम इतना तो होना चाहिए जो कि साल के शुरू में जितना था, द बिगिनिंग ऑफ पीरियड शुड बी इक्वल टू द कैपिटल इक्विटी एट द एंड ऑफ द पीरियड। मीन्स 10 मिलियन। मतलब एग्जांपल दी गई आपको 10 मिलियन अगर साल के शुरू में था तो 10 मिलियन साल के एंड पे होना चाहिए। बच्चों कैपिटल का वर्ड हम यूज करते हैं अगर सोल प्रोप्राइटर हो या पार्टनरशिप हो। इक्विटी का वर्ड हम यूज करते हैं कंपनी के लिए। ठीक है, कंपनी के पॉइंट से बात करेंगे तो इक्विटी है, क्यों? क्योंकि उसमें रिटेन अर्निंग, रेवेन्यू रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, रीवैल्यूएशन सरप्लस, ठीक है जी, शेयर प्रीमियम, शेयर कैपिटल, इस तरह से अकाउंट चल रहे होते हैं। और अगर सोल पार्टनरशिप होगी या कैपिटल होगा और क्या कहते हैं पार्टनरशिप होगी, उसमें सिर्फ एक अकाउंट होता है कैपिटल का। तो बच्चों पॉइंट ये है कि अगर आपके पास साल के शुरू में 10 मिलियन है तो साल के एंड पे भी कम से कम 10 मिलियन होना चाहिए। हाँ, 10 मिलियन से ज्यादा है मसला कोई नहीं, आप ग्रोथ फेज में है। लेकिन अगर 10 मिलियन से कम है तो डेट मीन्स आप कैपिटल मेंटेन नहीं कर पाए। ठीक है जी बच्चों, ये आपने इसी तरह से बात याद रखनी है। इट मीन्स कंपनी शुड ओनली पे डिविडेंड आउट ऑफ प्रॉफिट्स टू मेंटेन दी कैपिटल। इसका एक और मतलब ही है, अगर हम कंपनी की बात करें तो कंपनी जब डिविडेंड पे करती है तो उससे आपकी इक्विटी में कमी आती है, लेकिन प्रॉफिट की वजह से इजाफा होता है। वो कहते हैं कि अगर आपने डिविडेंड पे करना है जिससे आपकी इक्विटी में कमी आएगी तो आप डिविडेंड सिर्फ उतना ही पे करें जितना आपका प्रॉफिट में इजाफा होगा। मतलब इक्विटी साल के शुरू में 10 मिलियन थी, प्रॉफिट 2 मिलियन था तो इजाफा हो गया। और डिविडेंड अगर 3 मिलियन था तो आपने साल के एंड पे जो आपकी इक्विटी होगी वो 9 मिलियन होगी। तो हम ये कहेंगे कि आप कैपिटल मेंटेन नहीं कर पाए, आपके कैपिटल में कमी होगी। तो कैपिटल मेंटेनेंस का टॉपिक का मतलब ये है कि कैपिटल आपने मेंटेन करना है। तो कैपिटल मेंटेन करने के लिए पहली शर्त ये है कि आपके डिविडेंड प्रॉफिट से ज्यादा नहीं होने चाहिए, क्योंकि डिविडेंड अगर प्रॉफिट से ज्यादा हुए तो इक्विटी कम हो जाएगी। और डिविडेंड आपके प्रॉफिट के बीच में से हाँ मैक्सिमम 2 मिलियन अनाउंस कर दें या उससे कम करें, उससे ज्यादा नहीं आपने करना। ठीक है, फॉर द टाइमिंग अभी जो हमने बात समझी उसमें यही मतलब है। इक्विटी और कैपिटल इज इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज। ये हमने इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में अकाउंटिंग क्वेश्चन पढ़ी थी, वही बात लिखी हुई बच्चों कि कैपिटल इज इक्वल टू टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटी। अच्छा जी, कैपिटल अकाउंट की डिस्कशन कर लेते हैं। आपके दिमाग में कैपिटल अकाउंट बच्चों आना चाहिए। कैपिटल अकाउंट आप जो साल में फर्ज करें आपका पहला साल था, आपके बिजनेस के पहला साल होने की वजह से ब्रॉडर बैलेंस कोई नहीं, एडिशन आपने की है कैपिटल में, फर्ज करें जी 5 मिलियन, और आपने प्रॉफिट कमाया साल में फर्ज फर्ज कर दी 2 मिलियन। आप घर में पैसे ले गए, फर्ज करें जी 1 मिलियन, तो आपका कैरी ऑन बैलेंस आ जाएगा फर्ज करें जी 6 मिलियन। 7 मिलियन ये और 7 मिलियन ये। ठीक है जी, तो आपने अपने ओपनिंग कैपिटल आपका था, मतलब साल के शुरू में कैपिटल था 5 मिलियन और साल के एंड पे 6 मिलियन, तो आपके कैपिटल में ग्रोथ हुई है। ग्रोथ होने से क्या मुराद है? बढ़ गया है। हमारे यहाँ पे कंसेप्ट उसको मेंटेन करना है। ग्रोथ तो डेफिनेटली हम करेंगे करेंगे, लेकिन अगर कम होता नजर आए तो उसको हमने कंट्रोल करना है। अब कम कैसे होगा? वही बात है, अगर प्रॉफिट आपका 2 मिलियन था और आपने 3 मिलियन दे दिया है, ये घर ले गया 3 मिलियन, तो डेट मीन्स साल के एंड पे आपका जो कैपिटल है वो 5 मिलियन की बजाय 4 मिलियन हो जाएगा। तो ये जो चीज़ है ना, इससे हमने अवॉइड करना है। अच्छा जी, 2 मेन कंसेप्ट हैं जी बच्चों आपने याद रखने कैपिटल मेंटेनेंस के, वो कौन कौन से हैं? नंबर 1 ए फाइनेंशियल कंसेप्ट ऑफ कैपिटल और फिजिकल कंसेप्ट ऑफ कैपिटल। एक बच्चों होता है मॉनेटरी लैंग्वेज में कैपिटल की बात कि इतने मिलियन था, इतने मिलियन रह गया, इतने मिलियन था, इतने मिलियन हो गया है, डेट इज हम करेंसी की लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। जब करेंसी की लैंग्वेज में कैपिटल की बात की जाएगी ना, डेट मीन्स फाइनेंशियल एस्पेक्ट हम डिस्कस कर रहे हैं।
एक दूसरा होता है कि भाई आपके पास पैसे तो उतने ही हैं जितने साल के शुरू में थे, लेकिन क्या उस पैसे से वो चीज़ें आ जाएंगी जो साल के शुरू में आ रही थी। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास पैसे साल के शुरू में 5 मिलियन थे और अभी भी 5 मिलियन है, आप 2 मिलियन घर ले गए, 2 मिलियन ही कमाया था, 2 मिलियन घर ले गए, साल के शुरू में 5 मिलियन था, साल के अंत में 5 मिलियन है। लेकिन साल के शुरू में जो आपके पास कैपिटल था, ओपनिंग कैपिटल, उस 5 मिलियन से आप क्या कर सकते थे जी, 5 मरले का लैंड ले सकते थे उस 5 मिलियन से। अब क्लोजिंग कैपिटल भी आपके पास 5 मिलियन तो है, लेकिन उससे अब आप 4 मरले का प्लॉट ले सकते हैं, 5 मरले का नहीं ले सकते क्योंकि मार्केट में चीज़ों की वैल्यू ऊपर चली गई है। तो अब आपके पास इसका मतलब ये है, पहले आप इस 5 मिलियन से जो परचेज कर सकते थे, आज उसी पैसे से वो चीज़ परचेज नहीं कर सकते। तो आप मॉनिटरी लैंग्वेज के मुताबिक जो है, आप फिजिकल मॉनिटरी लैंग्वेज के मुताबिक तो आप बराबर हैं, पहले भी 5 था अभी भी 5 है, लेकिन फिजिकल एस्पेक्ट के लिहाज से, फिजिकल आप जो प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं उसके लिहाज से आप कैपिटल मेंटेन नहीं कर पाए। ठीक है जी। तो ये दो एस्पेक्ट्स हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, फाइनेंशियल कंसेप्ट ऑफ कैपिटल और फिजिकल कंसेप्ट ऑफ कैपिटल। तो बच्चों ये दो चीज़ें हैं, ये हमें देखनी है। इसको एक एग्जांपल से हम क्लियर कर लेते हैं। एक कंपनी कमेंस्ड बिजनेस ऑन यकम जनवरी 2010 विद 100,000 कैपिटल। इसकी बच्चों एंट्री पास कर लेते हैं कि 1 लाख रुपए कैपिटल आया है, तो डेट मीन्स कैश डेबिट और कैपिटल क्रेडिट। ठीक है जी। किस तारीख को जी, यकम जनवरी को। आगे चलते हैं जी। इट परचेज 20,000 यूनिट्स ऑफ इन्वेंट्री एट 5 पर यूनिट और यकम जनवरी 2010 एट ए कॉस्ट ऑफ 1 लाख। तो सारे के सारे पैसे के हमने क्या कर लिए, इन्वेंट्री बाय कर ली 20,000 यूनिट। तो बच्चों यकम जनवरी को ही हम एक और एंट्री पास करेंगे। वो क्या एंट्री पास करेंगे, इन्वेंट्री डेबिट और कैश क्रेडिट 1 लाख रुपए से, और यहाँ पे भी 1 लाख रुपए। तो बच्चे जितना कैपिटल था अब उतनी इन्वेंट्री है। आपके एक एसेट में पहले इजाफा हुआ था, अब वो एसेट में कमी आ गई, कैश खत्म हो गया, लेकिन आपकी इन्वेंट्री में इजाफा हो गया। अब हम ये कहेंगे कि कैपिटल इज इक्वल टू इन्वेंट्री। ठीक है, यहाँ पे कैपिटल इन्वेंट्री में कन्वर्ट हो गया। आगे चलते हैं जी। इट सोल्ड ऑल इन्वेंट्री ड्यूरिंग द ईयर फॉर 1,20,000 इन कैश। तो सारी इन्वेंट्री बेच दी आपने। अब आपने जो इन्वेंट्री बेची है बच्चों, उसकी दो एंट्रियां होंगी, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट, इन्वेंट्री क्रेडिट अगर परपेचुअल सिस्टम है। कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट 1 लाख से और इन्वेंट्री क्रेडिट 1 लाख से। साथ ही आपने एक और एंट्री भी करनी है, ये एंट्री होती है एट कॉस्ट। साथ ही आपने बच्चों एक और एंट्री भी करनी है, क्या, रिसीवेबल या डेटर डेबिट और सेल क्रेडिट, और ये एंट्री होती है इनवॉइस वैल्यू पे। 1,20,000 से रिसीवेबल डेबिट और साथ ही सेल क्रेडिट। ठीक हो गया जी। अच्छा बच्चों, अब हम इसको अकाउंटिंग इक्वेशन के पॉइंट से देखते हैं। ये बात जो हमने डिस्कस की है कि अकाउंटिंग इक्वेशन जो है हमारी, वो क्या है जी, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज इज इक्वल टू कैपिटल। पहले हमारा एसेट था 1 लाख रुपया कैश, लाइबिलिटी कोई भी नहीं थी और कैपिटल भी था हमारा 1 लाख रुपये। फिर हमने उसको इन्वेंट्री में कन्वर्ट कर दिया, तो हमारा ये एसेट कम हो गया, और एक एसेट कम हो गया, एक एसेट बढ़ गया, और कैपिटल में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर हमने इन्वेंट्री बेच दी। इन्वेंट्री बेच दी तो हमारे एसेट में कमी आई 1 लाख रुपये से, और हमारी कॉस्ट ऑफ सेल, हमारे एक्सपेंस में इजाफा हुआ 1 लाख से। जब एक्सपेंस में इजाफा होगा तो अल्टीमेटली हमारे कैपिटल में कमी आएगी। तो बच्चों 1 लाख रुपए का हमारा कैपिटल था, ठीक हो गया, उसमें 1 लाख रुपए से एक्सपेंस रिकॉर्ड किया, और साथ ही हमारी इनकम में भी इजाफा हुआ। तो अगर इस एक्सपेंस को, इस इनकम को नेट किया जाए तो हमारा यहाँ पे प्रॉफिट बनता है 20,000। प्रॉफिट कैसे 20,000 बनता है वो समझते हैं बच्चों। इनकम स्टेटमेंट जब बनाएंगे आप, 1,20,000 रुपये की सेल रिकॉर्ड होगी, लेस कॉस्ट ऑफ सेल कितनी रिकॉर्ड होगी, 1 लाख। तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट कितना आएगा, 20,000, और एक्सपेंसेस आपके कोई नहीं, तो आपका नेट प्रॉफिट कितना आएगा, 20,000। ठीक हो गया। तो बच्चों इस तरह से अल्टीमेटली आपके कैपिटल में 20,000 रुपये का इजाफा रिकॉर्ड होगा। ठीक हो गया जी।
और साथ ही आपके रिसीवेबल में इजाफा हुआ एक 20 का, आपकी इन्वेंट्री में कमी आई 1 लाख की, रिसीवेबल में इजाफा हुआ एक 20 का, तो वो भी अगर आप देखें 1 लाख रुपए की कमी रिकॉर्ड करनी है आपने और एक 20 का इजाफा रिकॉर्ड करना है आपने। तो बच्चों अल्टीमेटली अगर हम अपनी अकाउंटिंग क्वेश्चन देखें तो हमारे टोटल एसेट ये 1 लाख इस 1 लाख से कैंसिल हो जाएगा, हमारे टोटल एसेट 1,20,000 के हो गए और लाइबिलिटी कोई भी नहीं है, और इधर से हमारा कैपिटल भी 1,20,000 का हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि फाइनेंशियल टर्म्स में हमारा कैपिटल ग्रो कर गया है। ठीक है जी, साल के शुरू में 1 लाख था, साल के एंड में 1,20,000 का है। यहाँ तक कि आपको वो फुली बात समझ आ गई होगी। अब यही बात बच्चों यहाँ पे लिखी हुई है, देयरफॉर इट रिजल्टेड इनटू ए प्रॉफिट ऑफ 20,000, मतलब 20,000 का प्रॉफिट हुआ है। इफ दिस प्रॉफिट इज टेकन आउट इन द फॉर्म ऑफ ड्राइंग डिविडेंड देन इट मींस क्लोजिंग इक्विटी इज इक्वल टू द इक्विटी एट द स्टार्ट ऑफ द बिजनेस 1 लाख। ठीक है, अगर ये हम 20,000 रुपया प्रॉफिट निकाल के ले जाएं, ड्राइंग कर लें, यहाँ से 20,000 माइनस कर लें ड्राइंग की सूरत में, और यहाँ से कैश की सूरत में 20,000 रुपये माइनस कर लें, तो बच्चों यहाँ पे 1 लाख ही रह जाएगा और यहाँ पे भी 1 लाख ही रह जाएगा, तो हम 1 लाख पे ही खड़े। तो उससे क्या होगा बच्चों, विच मीन्स फाइनेंशियल कैपिटल इज मेंटेन्ड। तो फाइनेंशियल कैपिटल हमारा साल के शुरू में 1 लाख था, साल के एंड में भी 1 लाख ही है। तो हमने जो डिविडेंड जो है वो दिया है लोगों को, या ड्राइंग की है, वो बच्चों 20,000 था जितना हमने प्रॉफिट कमाया। हाउएवर लेट्स assume that inventory cost 5.4 per unit at the end of the period due to inflation। महंगाई की वजह से अब हमारी इन्वेंट्री जो है वो महंगी होगी। ठीक है जी, अच्छा अब जरा इसको एक और एंगल से देखते हैं। हमने साल के शुरू में 20,000 यूनिट्स लिए थे और एट द रेट ऑफ 5, और हमने अमाउंट बाय की थी 1 लाख रुपए, मतलब 1 लाख रुपए पे करके इन्वेंट्री बाय की थी। इस इन्वेंट्री को हमने एक गोदाम में रखा था, और हमारा वो गोदाम फुल हो गया। अब वो कहते हैं कि आपके पास इन्वेंट्री का रेट पता लगा आपको 5.4 है, और आपके पास जो पैसा अभी भी पड़ा हुआ है वो 1 लाख ही है। अगले साल उस 1 लाख रुपए को पे करके आप कितने यूनिट ले सकेंगे? अगर आपका 1 यूनिट 5.4 का हो गया है तो 1 लाख रुपया डिवाइडेड बाय 5.4 करके देखेंगे तो 18,519, ये 18,518 आप यूनिट ले सकते हैं। ठीक है, राउंड ऑफ करेंगे तो 19 बन जाएगा, नहीं करेंगे तो नहीं बनेगा। इसका मतलब ये हुआ फिजिकल आपके पास अगले साल ये आपके गोडाउन फुल था पहले साल में, अगले साल गोडाउन में आने वाले जो यूनिट होंगे वो फिजिकली कम होंगे, स्पेस कम घेरेंगे। ठीक है जी, ये जो इतनी स्पेस है ना ये खाली रह जाएगी, ये एम्प्टी स्पेस रह जाएगी। क्यों? क्योंकि पहले भी आपने 1 लाख से यूनिट बाय किए थे लेकिन 20 आ रहे थे, अब भी पैसे आपके पास 1 लाख ही हैं, लेकिन अब की बार जो यूनिट्स आपने फिजिकली उठा के अपने गोदाम में जाके रखनी है ना वो 20,000 नहीं होंगे, वो 18,518 होंगे। तो फिजिकली आपके बिजनेस के ऑपरेशन जो है वो थोड़े से नीचे आ जाएंगे। ठीक है जी, पिछले साल ऑपरेशन ज्यादा थे, इस साल ऑपरेशन आपके बिजनेस ऑपरेशन जो है नंबर ऑफ कस्टमर जो आपके होंगे वो कम हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास नंबर ऑफ यूनिट्स कम है। नंबर ऑफ यूनिट्स क्यों कम है? क्योंकि आप जब यूनिट्स मार्केट से बाई करेंगे, पैसे तो आपके पास 1 लाख ही है, जो पिछले साल थे वही साल है, लेकिन इससे जो आने वाले नंबर ऑफ यूनिट्स हैं वो कम हो जाएंगे। ठीक है जी, तो होपफुली बच्चों आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। तो हम यहां पे ये कह सकते हैं कि फिजिकल कैपिटल इज नॉट मेंटेन, ये बात याद रखिएगा। अगर हमने 1 लाख रुपए को मेंटेन कर लिया, पिछले साल 1 लाख था, इस साल भी 1 लाख था, तो फाइनेंशियल लैंग्वेज में तो हमने कैपिटल मेंटेन कर लिया, लेकिन बच्चों फिजिकल लैंग्वेज में इन्वेंट्री के आइटम्स को अगर हम देखेंगे तो वो हम रिड्यूस हो गए। तो हमने फिजिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से फिजिकल कैपिटल को हम मेंटेन नहीं कर पाए। फिजिकल कैपिटल वुड हैव बीन मेंटेन हैड द क्लोजिंग इक्विटी बी इक्वल टू 20,000 यूनिट्स एक्स। अच्छा, अब फर्ज करो अगर हम फिजिकल लैंग्वेज में क्लोजिंग स्टॉक के यूनिट्स वंस अगेन 20,000 ही रखना चाहते हैं और रेट हो गया 5.4,
तो बच्चों 20,000 को मल्टीप्लाई कर दें आप 5.4 से, तो आंसर आ जाएगा 1,08,000। इसका मतलब ये हुआ साल के शुरू में 1,00,000 कैपिटल था और साल के एंड पे 1,08,000 कैपिटल होगा, तो हम फिजिकली इन्वेंट्री के यूनिट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम सेम होंगे। इसका मतलब ये भी हम कह सकते हैं कि 8,000 रुपया हमें मजीद चाहिए उस महंगाई को कवर करने के लिए जो साल के शुरू में नहीं थी, साल के एंड पे है। ठीक है जी। लाख रुपए को लाख रुपए से देखेंगे तो करेंसी यूनिट के हिसाब से तो हम बराबर है, जो साल के शुरू में तो वही साल के एंड पे है। लेकिन अगर फिजिकल यूनिट्स के हिसाब से देखेंगे तो बच्चों हमें 1,08,000 रुपया चाहिए, तो हम प्रोडक्शन कैपेसिटी के लिहाज से या ना अपने ऑपरेटिंग कैपेसिटी के लिहाज से सेम होंगे। तो जब ऑपरेटिंग कैपेसिटी को बराबर करना है तो वो फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस है, और अगर अमाउंट को आपने सेम करना है तो वो फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस है। ठीक है जी। तो बच्चों फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस के लिए आपको फिर करना क्या पड़ेगा, आप 20,000 ड्राइंग नहीं करेंगे, आप मैक्सिमम जो ड्राइंग कर सकते हैं अपने उसमें तो बच्चों आपने 20,000 ड्राइंग नहीं करनी, आपने मैक्सिमम 12,000 ड्राइंग करनी है। तो 12,000 ड्राइंग करने से आपके पास साल के एंड पे 1,08,000 का कैश होगा और 1,08,000 का ही कैपिटल होगा, तो आप अगले साल 20,000 यूनिट बाई कर सकते हैं। ठीक है जी। तो आप अपने प्रॉफिट 20,000 में से मैक्सिमम जो 12,000 है वो आप बांट सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं आप बांट सकते। ठीक है, ये वाला पॉइंट हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। Which would require profit of 8,000 being retained in equity and therefore dividend should not exceed 12,000। ये वही बात है जो मैंने आपको समझाई है। आगे चलते हैं जी। कंपेयरिंग द टू कंसेप्ट्स, दोनों कंसेप्ट को हम कंपेयर करें बच्चों। इन प्रैक्टिस ऑलमोस्ट ऑल एंटिटीज यूज फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस। तमाम की तमाम जो एंटिटीज है ना वो करेंसी की लैंग्वेज में देखती है कि करेंसी साल के शुरू में 1,00,000 थी तो एंड पे भी 1,00,000 होनी चाहिए या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। बट बोथ कंसेप्ट कैन प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन। तो बोथ कंसेप्ट नॉर्मली मैनेजमेंट जो है वो अपने दिमाग में रखती है। हमने कभी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इन्फ्लेशन के पॉइंट को नहीं देखा। हमने इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग पढ़ ली, FER 1 पढ़ रहे हैं, इतने टॉपिक हमने पढ़ लिए। आज तक हमने महंगाई को अपने सवालों में कंसिडर नहीं किया, अपनी बैलेंस शीट में महंगाई को कंसिडर नहीं किया, अपनी इनकम स्टेटमेंट में महंगाई के पॉइंट ऑफ व्यू को कंसिडर नहीं किया। तो बच्चों इसका मतलब है हम अभी तक जिस पे फोकस ज़्यादातर करते आए हैं वो फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस है, लेकिन फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस भी उतनी ही इंपॉर्टेंट होती है जितनी ये है। फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस इज लाइकली टू बी मोस्ट रेलिवेंट टू इन्वेस्टर्स। एक्सटर्नल यूजर के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि इन्वेस्टर नहीं समझ सकता कि इस वक्त जो आपके पास पैसा पड़ा है उससे कितने यूनिट्स आएंगे। ठीक है, उसको महंगाई के फैक्टर से डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। वो ये देखता है यार मैंने 1,000 लगाया, मुझे कितने पैसे मिले। वो इन्वेस्टर हमेशा फाइनेंशियल टर्म्स में देख रहा होता है, इन्वेंट्री के टर्म्स में नहीं बात सुन रहा होता। एज दे आर इंटरेस्टेड इन मैक्सिमाइजिंग द रिटर्न ऑन देयर इन्वेस्टमेंट एंड देयर फॉर इट्स परचेजिंग पावर। तो वो हमेशा क्या कर रहे होते हैं, वो अपने पैसे को देख रहे होते हैं कि यार देखो मैंने इस कंपनी में पैसा लगाया, 1,000 के पीछे 100 रुपये मिल गया, उस कंपनी में पैसा लगाया था 1,000 के पीछे 80 रुपये मिले थे, तो मेरे लिए ये कंपनी बेहतर है क्योंकि ज़्यादा पैसे दे रही है। वो इस तरह से कंपेयर कर रहे होते हैं, वो इन्वेंट्री की लैंग्वेज में बात नहीं कर रहे होते। फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस इज लाइकली टू बी मोस्ट रेलिवेंट टू मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉइज। मैनेजमेंट ये देख रही होती है कि यार हमारे पास इतना पैसा तो होना चाहिए जिससे हम अपनी इन्वेंट्री उतनी बाई कर लें जितनी पिछले साल बाई की थी। तो मैनेजमेंट को एक कंसर्न होता है, एक्सटर्नल जो इन्वेस्टर होते हैं उसको एक कंसर्न नहीं होता, इंटरनल यूजर्स। ठीक है, एज दे आर इंटरेस्टेड इन असेसिंग एन एंटिटीज एबिलिटी टू मेंटेन इट्स ऑपरेटिंग कैपेसिटी। दिस इज पर्टिकुलरली ट्रू फॉर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस वेयर मैनेजमेंट may need information about the ability of the business to continue to produce the same or a greater volume of goods। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए ये चीज़ सबसे मैटर करती है कि हमने उतनी कैपेसिटी रखनी है जो पिछले साल थी, तो उसके लिए हमारे पास पैसा ज़्यादा होना चाहिए। इसलिए जो प्रॉफिट आप कमाते हैं वो सारे का सारा डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता, महंगाई के इम्पैक्ट को भी आपने अकाउंट फॉर करना होता है। ठीक है, फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस किया जी। इन दिस कंसेप्ट वी सिंपली कंपेयर वेदर द क्लोजिंग इक्विटी इज इक्वल टू और ग्रेटर देन द ओपनिंग इक्विटी इन दिस स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। सिंपल ये पॉइंट है। ठीक है जी, ये बात याद रखनी है बच्चों आपने, फाइनेंशियल कैपिटल, कंसेप्ट ऑफ कैपिटल। अच्छा जी, अब फाइनेंशियल जो कैपिटल मेंटेनेंस है उसके दो डिवीजन हैं, मनी फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस या रियल फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस। इसमें दो सिनेरियो आ जाते हैं। इसको बच्चों हम इस तरह से भी देख सकते हैं कि टाइप्स ऑफ कैपिटल मेंटेनेंस कितनी होती हैं बच्चों, ये याद रखिएगा। टाइप्स ऑफ कैपिटल मेंटेनेंस दो तरह की होती हैं, एक होती है फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस और एक होती है फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस।
फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस मनी की लैंग्वेज में बात कर रहे होते हैं, पैसे की लैंग्वेज में बात कर रहे होते हैं, और फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस हम इन्वेंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे होते हैं कि फिजिकल इन्वेंट्री हमारी गोदाम में ज़्यादा है कि कम है। अच्छा जी, फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस में फिर आगे दो कैटेगरीज आ जाती हैं। कौन कौन सी जी? इन मनी टर्म्स और इन रियल टर्म्स। मनी टर्म्स के मुराद क्या है? जो हम आज तक पढ़ते आए हैं कि पिछले साल इतने एसेट थे, इस साल इतने पड़े हैं, कभी हमने महंगाई की बात नहीं की, ठीक है जी, नो इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट। मनी टर्म्स वाली कैलकुलेशन में बच्चों कोई इन्फ्लेशन की एडजस्टमेंट नहीं होती। जो हम आज तक सवाल टॉपिक करते हैं ना, वो बेसिकली हकीकत में मनी टर्म्स में ही बात कर रहे होते हैं फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस। अच्छा, दूसरा होता है इन रियल टर्म्स। रियल टर्म्स से क्या मुराद है कि जब आप उसमें इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट ले रहे हैं। लेकिन इन्फ्लेशन भी दो तरह की होती है बच्चों। इन्फ्लेशन, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन याद रखिएगा, दो तरह की होती है। एक होती है जनरल इन्फ्लेशन। जनरल इन्फ्लेशन मींस मार्केट में ओवरऑल तमाम यूनिट्स की ओवरऑल अगर एक एवरेज निकाली जाए तो कितने परसेंट महंगाई हुई है। और एक होती है प्रोडक्ट स्पेसिफिक इन्फ्लेशन। ठीक है जी। जनरल इन्फ्लेशन से क्या मुराद है कि आपके ऑयल की कितनी वैल्यू में इजाफा हुआ, गैस की वैल्यू में कितना इजाफा हुआ, इलेक्ट्रिसिटी की वैल्यू में कितना इजाफा हुआ, आपके क्या कहते हैं फूड आइटम्स में कितने परसेंट इजाफा हुआ, मेडिसन में कितना परसेंट इजाफा हुआ, वगैरह वगैरह। ठीक है जी। किसी में 20% इजाफा हुआ, किसी में 15% इजाफा हुआ, किसी में 25% इजाफा हुआ, फूड आइटम में जनाब 40% इजाफा हुआ, मेडिसिन में 50% इजाफा हुआ। और आप इन सब वैल्यूज़ को पकड़ते हैं और सारी वैल्यूज़ की वेटेज से मल्टीप्लाई करके एक रेट निकाल लेते हैं। फ़र्ज करें जी वो रेट निकला आपका 20%, वो रेट 20%। ये प्रोडक्ट स्पेसिफिक इन्फ्लेशन जो होती है वो जिस प्रोडक्ट में एंटिटी काम कर रही होती है। फॉर एग्जांपल जी, ये जो है एंटिटी फर्ज करें जी कार बनाती है, तो कार की वैल्यूज़ में तकरीबन तकरीबन 100% इजाफा हुआ है, बल्कि सम टाइम तो ऐसा भी हुआ है कि 200% इजाफा हुआ है। मतलब जो गाड़ी आज से 2 साल पहले 20 लाख की आती थी, वो आज है वो 60 लाख रुपए की या 50 लाख रुपए की आ रही है। तो वो 2 गुना से भी ज़्यादा उसमें इजाफा हो गया, 20, 40, 60। ठीक है जी। तो इस तरह से बच्चों, अगर किसी की कीमत में 20 से 40 हुई है तो 100% इजाफा है, वो 40 से आगे चली गई है तो 200% इजाफा भी हो सकता है। तो जिस चीज़ में आप डील कर रहे हैं उस स्पेसिफिक आइटम में जो महंगाई का इम्पैक्ट है उसको कहते हैं प्रोडक्ट स्पेसिफिक इन्फ्लेशन। और ओवरऑल मुल्क की इकानमी के हिसाब से एक सिंगल रेट निकाला जाए तो उसको कहते हैं जनरल इन्फ्लेशन। तो बच्चों, अगर आप जनरल इन्फ्लेशन यूज कर रहे हैं तो भी आप बेसिकली फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस के अंदर ही खड़े हैं। फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस के अंदर ही खड़े हैं। हाँ, बस उसकी कैटेगरी चेंज होगी, उसको हम रियल टर्म्स में कहते हैं। लेकिन अगर आप प्रोडक्ट स्पेसिफिक इन्फ्लेशन की बात करेंगे तो बच्चों फिर आप उस वक्त फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस की बात करेंगे कि जिस आइटम में, जिस प्रोडक्ट में कंपनी डील कर रही है उस प्रोडक्ट के ऊपर कितनी इन्फ्लेशन है। ठीक है जी। तो ये बच्चों आपको ओवरऑल समझ आना चाहिए था कि कैपिटल मेंटेनेंस की दो टाइप्स होती हैं, एक फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस और एक फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस। फिर फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस में आगे दो कंसेप्ट हैं, एक है जी मनी टर्म्स में और एक है जी रियल टर्म्स में। मनी टर्म्स में क्या करना है, आपने कोई इन्फ्लेशन नहीं लेनी, लेकिन रियल टर्म्स में आपने जनरल इन्फ्लेशन का रेट लगाना। और फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस से क्या मुराद है, उसमें आपने प्रोडक्ट स्पेसिफिक इन्फ्लेशन रेट यूज करना है। ठीक है जी। अब बच्चों हम आगे चलते हैं अपने मेन कंसेप्ट की तरफ। तो मनी फाइनेंशियल मेंटेनेंस, कैपिटल मेंटेनेंस से क्या हो रहा है जी, अंडर दिस कंसेप्ट एन एंटी मेक्स ए प्रॉफिट व्हेन इट्स क्लोजिंग इक्विटी या नेट एसेट एक्सीड्स इट्स ओपनिंग इक्विटी नेट एसेट्स। अगर साल के शुरू में 1 लाख था, साल के एंड पे इक्विटी 1,20,000 है, डेट मीन्स हमने इक्विटी में इजाफा रिकॉर्ड किया है एंड डेट मीन्स हमने प्रॉफिट कमाया है विदाउट एनी इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट। और उसमें इन्फ्लेशन की बात नहीं कर रहे होते। सिंपली टेक द अमाउंट फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन after adjusting for capital raised or distributed. It is most commonly used in the financial accounting. हम तकरीबन 99% जो अपनी अकाउंटिंग पढ़ रहे होते हैं ना उसमें यही चल रहा होता है। दुनिया के 99% कंपनीज में जो बन रही होती है फाइनेंशियल से इसी तरह से बन रही होती है बच्चों। रियल फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस, अंडर दिस कंसेप्ट an entity makes a profit when its closing equity exceeds opening equity
and but remeasured by using general inflation rate after adjusting for the capital raise are distributed. This is achieved by a simple double entry. अब यहाँ पे बच्चों जनरल इन्फ्लेशन का हमने कंसेप्ट यूज़ करना है और उसकी बच्चों हमने एडजस्टमेंट करनी है, अपने प्रॉफिट को रिड्यूस कर देना है। ठीक है जी, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस को हमने रिड्यूस कर देना है और इन्फ्लेशन रिजर्व को हमने बढ़ा देना है। इक्विटी के अंदर हमने एक रिजर्व क्रिएट करेगा। ठीक है जी, इसकी मैं एग्जांपल आपको देता हूँ, इससे आपको बातें मज़ीद समझ आ जाएंगी। जैसे कि मैं मुझे एग्जांपल आपके सामने, एक्स लिमिटेड कमेंस बिजनेस ऑन 1 जनवरी विद अ सिंगल आइटम ऑफ इन्वेंट्री विच कॉस्ट 10,000। ठीक है जी, सिंपल आइटम ऑफ इन्वेंट्री है बच्चों और कितनी उसकी वैल्यू है जी 10,000। ओके, अब बच्चों सबसे पहले इसकी जो एंट्री होगी वो ये होगी इन्वेंट्री डेबिट और कैपिटल क्रेडिट 10,000 से। ड्यूरिंग द ईयर इट सोल्ड द आइटम फॉर 14,000। अब उससे बच्चों आइटम बेच दी, आइटम बेची, दो एंट्री होंगी बच्चों, रिसीवेबल डेबिट और सेल क्रेडिट 14,000 से। और कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट 10,000 से। ये ऊपर वाली एंट्री जो है वो कॉस्ट बेसिस पे हो जाएगी, ये वाली एंट्री जो है वो इनवॉइस बेसिस पे हो जाएगी। ठीक है जी, होपफुली आपको ये पॉइंट समझ आया होगा। ड्यूरिंग द ईयर द जनरल इन्फ्लेशन वाज 5% बट द इन्फ्लेशन स्पेसिफिक टू द आइटम वाज 10%। अब ये देखिए दो रेट आपको दिए गए, ओवरऑल तमाम इकोनॉमी के तमाम प्रोडक्ट्स के इन्फ्लेशन रेट निकाला जाए तो वो 5% है, लेकिन जिस चीज में कारोबार डील कर रहा है उस स्पेसिफिक आइटम के ऊपर 10% महंगाई है। अच्छा जी बच्चों, अब इसकी बेस पे हम इनकम स्टेटमेंट बना लेते हैं और इसी की बेस पे हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी बना लेते हैं। ओके, इनकम स्टेटमेंट अगर हम देखें बच्चों, सेल्स की वैल्यू आएगी जी 14,000 लेस कॉस्ट ऑफ सेल की वैल्यू आएगी 10,000, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा 4,000, कोई और एक्सपेंस नहीं है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं है, तो बच्चों नेट प्रॉफिट भी आ जाएगा 4,000। ठीक है जी, अब हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की बात करते हैं बच्चों। सबसे पहले आ जाएंगे एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स, और यहाँ पे टोटल एसेट्स आ जाएंगे। और ये चूंकि रिसीवेबल है हमारे सारे के सारे, नॉन करंट एसेट है ही नहीं हमारे पास, रिसीवेबल है, तो वो करंट एसेट के तौर पर 14,000 आ रही है। ठीक है जी, अब उसके बाद इक्विटी आ गई एंड लाइबिलिटीज, और उसमें सबसे पहले आ जाएगा बच्चों कैपिटल। कैपिटल हमारा कितना है जी 10,000 प्लस नेट प्रॉफिट कितना है जी 4,000 लेस ड्राइंग्स, वो तो है ही नहीं, तो फाइनल हमारा तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा। और फाइनल हमारा जो आंसर आ जाएगा वो 14,000 आ जाएगा। ठीक है जी, ये बच्चों हमारा जो फाइनल आंसर है वो 14,000 आ जाएगा। अच्छा, नीचे लाइबिलिटीज कोई नहीं, तो बैलेंस शीट का टोटल हमारा 14,000 आ जाएगा और इधर से एसेट्स का टोटल भी 14,000 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा ओवरऑल कंसेप्ट है और इसी की बेस पे हम इस तरह से हम इनकम स्टेटमेंट और फाइनेंशियल पोजीशन बनाया करते हैं। ये जो सारी बातें हमने की है ना बच्चों, ये हमने बात की है फाइनेंशियल टर्म्स में, ठीक है, मनी टर्म्स में, इन मनी टर्म्स। ये फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस है, लेकिन इन मनी टर्म्स में। अब बात करते हैं इन रियल टर्म्स की। ठीक है, उसने कहा कि जनरल मार्केट में जो इन्फ्लेशन रेट है ना वो 5% है। अगर हम रियल टर्म्स में बात करें फाइनेंशियल कैपिटल की, ठीक है,
तो बच्चों 5% महंगाई है, तो इसका मतलब ये होगा कि हमें अपने नेट प्रॉफिट में से यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्सपेंस में इन्फ्लेशन माइनस करनी पड़ेगी। ठीक है, 5% महंगाई बच्चों हमने किसकी लेनी है? कैपिटल का 5% लेना है। तो कैपिटल है हमारे पास 10,000 का, उसका लेंगे 5%। हम यहाँ से 500 रुपया माइनस कर लेंगे। 500 रुपया बच्चों यहाँ पे माइनस कर लेंगे तो उसकी एंट्री पास करेंगे जी, इन्फ्लेशन एक्सपेंस डेबिट और रिजर्व 500 से क्रेडिट। रिजर्व हम क्रिएट कर लेंगे इसका। ठीक है जी, यहाँ पे बच्चों हम रिजर्व क्रिएट कर लेंगे, इन्फ्लेशन रिजर्व कितने से? 500 रुपये से। 500 रुपये से इसको क्रेडिट किया और 500 रुपये से एक्सपेंस को डेबिट किया। ये डेबिट हो रहा है बच्चों और ये क्रेडिट हो रहा है। ठीक हो गया। अब बच्चों 500 रुपये जब हम अपने प्रॉफिट में से माइनस करेंगे तो हमारा नेट प्रॉफिट आ जाएगा 3500, और यहाँ पे नेट प्रॉफिट लिखेंगे 3500। तो दूसरी बात है कि हम इन तीनों को टोटल करेंगे, हमारा टोटल आंसर 14,000 ही आएगा। लेकिन अब हम ये करेंगे कि अब हम अपने जो डिविडेंड है वो 3500 से ज्यादा अनाउंस नहीं करेंगे। पहले हमारा कैपिटल प्रॉफिट था 4,000, तो हम 4,000 का 4,000 डिविडेंड दे सकते थे। अब हम क्या करेंगे, उसमें से उस प्रॉफिट में से 500 रुपये हमने साइड पे कर दिया, ताकि हमारे प्रॉफिट में से जब डिविडेंड देने की बारी आए ना, तो हमें पता हो कि हम 4,000 तो प्रॉफिट है ही नहीं जिसमें हमने डिविडेंड देना है, हमारे पास 3,500 का ही प्रॉफिट है जो हम डिविडेंड दे सकते हैं। ओपनिंग कैपिटल तो हमारा 10,000 और उसमें हमने इन्फ्लेशन का रिजर्व क्रिएट कर दिया 500, तो साल के एंड पे हमारा 10,500 कैपिटल हो गया। अच्छा जी, अब जरा गौर से देखिएगा बच्चों, ओपनिंग कैपिटल था हमारा 10,000, फर्ज करें हमने 3500 डिविडेंड दे दिया या ड्राइंग दे दी, ठीक हो गया। ओपनिंग कैपिटल हमारा 10,000 था, हमारा नेट प्रॉफिट था 3500, हमने लोगों को पैसे बांट दिए कितने जी? 3500। ठीक हो गया। और हमारा इन्फ्लेशन रिजर्व 500 से था, तो हमारा क्लोजिंग कैपिटल कितना आ गया जी? 10,500। तो बच्चों अगर आपका ओपनिंग कैपिटल पहले अगर बात करें, पहले आपका ओपनिंग कैपिटल था 10,000, नेट प्रॉफिट था 4,000, आपने सारी ड्राइंग दे दी, 4,000 बांट दिया और कोई रिजर्व क्रिएट नहीं किया, क्लोजिंग कैपिटल आपका क्या था? 10,000 ही था। ओपनिंग और क्लोजिंग बराबर है इन फाइनेंशियल टर्म्स, इन मनी टर्म्स। फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस। अब की बार आपका ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल बराबर नहीं है, लेकिन जब हम मार्केट से जाके चीजें बाय करेंगे ना, तो पहले साल के शुरू में 10,000 की जो चीजें आती थी, अब साल में एंड पे जाके 10,500 की वही चीजें आएंगी। क्यों? क्योंकि 5% महंगाई हो गई है। लेकिन ये वो चीजें हैं जो मार्केट में पड़ी हुई हैं, बिजनेस वाली चीजों के अलावा मार्केट में बाकी जो चीजें अगर आप परचेज करते जा रहे हैं वो आपको 10,500 की मिलेंगी, क्योंकि ओवरऑल एवरेज जगह महंगाई देखें वहां पे तो वो 5% महंगाई है। ठीक है जी, तो ये भी फाइनेंशियल कैपिटल ही है, लेकिन इन रियल टर्म्स है। ठीक है जी, ये बात आप इसी तरह से याद रखनी बच्चों, ये इन रियल टर्म्स है। ये फाइनेंशियल कैपिटल इन मनी टर्म्स है और वो फाइनेंशियल कैपिटल इन रियल टर्म्स। ठीक हो गया जी बच्चों। तो 500 रुपया हमने इन्फ्लेशन रिजर्व क्रिएट किया, अब साल के शुरू में ओपनिंग कैपिटल 10,000 था, साल के अंत में 10,500 है। हमारा कैपिटल फाइनेंशियल टर्म्स में तो बढ़ गया, लेकिन रियल टर्म्स में बाकी मार्केट में जो चीजें महंगाई हो रही है उसके हिसाब से मेंटेन करके बैठे हो। लेकिन अगर साल के शुरू में भी 10 है, साल के अंत में भी 10 है, तो करेंसी की लैंग्वेज में तो मेंटेन है, लेकिन जब मार्केट में जाके चीजें बाय करेंगे तो हम पीछे चलेंगे, हम मेंटेन नहीं कर पाए अपने फाइनेंशियल कैपिटल। ठीक है जी, तो बच्चों ये दोनों होपफुली ये दोनों बातें आपको समझ आ गई होंगी। अब तीसरी बात को देखते हैं। तीसरी बात यह है कि अगर आप कंपनी स्पेसिफिक जो प्रोडक्ट है उसकी महंगाई की बात करें ना, तो वो 10% वो महंगी होगी। अब 10% हमने इन्फ्लेशन रेट लेना है बच्चों, तो 10% इन्फ्लेशन हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? यहाँ पे अब हमने
5% की बजाय 10% का रेट निकालना है। ठीक है जी बच्चों, अब यहाँ पे जब हम 10% निकालेंगे ना, तो यहाँ पे आपके प्रॉफिट में से जो कमी होगी वो 1000 रुपया होगी, और अब की बार आपका जो प्रॉफिट आएगा वो 3000 आएगा। और अब की बार जो आपने एंट्री पास करनी है ना, वो 1000 रुपये से एंट्री होनी है। 1000 रुपये से एक्सपेंस डेबिट और 1000 रुपये से रिजर्व क्रेडिट। अब यहाँ पे देखते हैं बच्चों, अब की बार हमारा जो प्रॉफिट यहाँ पे लिखा जाएगा ना, वो 3000 लिखा जाएगा, और यहाँ पे जो इन्फ्लेशन रिजर्व आएगा ना, वो 1000 आएगा। टोटल हमारा 14000 ही आएगा। अब इसका मतलब ये हुआ, अब हम मैक्सिमम जो डिनर अपने लोगों को बांट सकते हैं ना, वो 3500 की बजाय 3000 बांट सकते हैं। अब दोबारा देखते हैं, हमारे पास ओपनिंग कैपिटल कितना था, 10,000। हमने नेट प्रॉफिट कितना कमाया, 3000। हम इस 3000 में से डिविडेंड मैक्सिमम कितना दे सकते हैं, 3000। ओके, हमारे पास इन्फ्लेशन रिजर्व कितना हमने क्रिएट कर लिया है, 1000। ओके, तो क्लोजिंग कैपिटल कितना आ जाएगा, 11000। साल के शुरू में हम जो इन्वेंट्री बाय करते थे, 10,000 रुपये का एक आइटम आता था, तो इन्वेंट्री के लिए कितने पैसे चाहिए होते थे, 10,000। अब साल के एंड पे वही इन्वेंट्री बाय करनी है हमने, और 11,000 रुपये की इन्वेंट्री हो गई है। एक यूनिट लेंगे तो कितने पैसे चाहिए, 11,000। तो साल के शुरू में जितने एक यूनिट बाय करना था उतने पैसे थे, यस। साल के एंड पे भी एक यूनिट ही बाय करना है, लेकिन क्या उतने पैसे हैं, यस। तो हम ये कहेंगे कि फिजिकल स्टॉक को मेंटेन करने के लिए हमारे पास पैसे जितने साल के शुरू में चाहिए थे उतने ही साल के एंड पे मौजूद हैं। इसको बच्चों कहते हैं फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस। अपने स्टॉक को मेंटेन करने के लिए अपने स्टॉक का रेट देखेंगे मार्केट में कितना बढ़ गया, महंगाई कितनी हो गई, उसको देख के आइडिया लगाएंगे कि भाई अपने ही स्टॉक को मेंटेन करना है, गोदाम फुल करना है। जैसे साल के शुरू में गोदाम फुल था, आज भी साल के एंड में भी गोदाम फुल है, तो वो गोदाम में जो चीजें आनी है वो 10% महंगी होगी। मार्केट का रेट छोड़ो, मार्केट में 5% चल रहा है, 8% चलो छोड़ दो, अपने ही यूनिट को बाय करना है आपने, तो वो कितने परसेंट महंगा हो गया, 10%। तो 10% आपने कैपिटल को इंक्रीज करना है, ताकि अल्टीमेटली इन लैंग्वेज ऑफ इन्वेंट्री को मेंटेन। दिस इज कॉल्ड फिजिकल कैपिटल। ठीक है बच्चों, तो आपको वंस अगेन मैं यहाँ पे थोड़ा सा रिवाइज करवाता हूँ। कैपिटल मेंटेनेंस की दो कैटेगरीज हैं, कौन कौन सी, फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस और फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस। फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस की दो कैटेगरीज हैं, इन मनी टर्म्स, इन रियल टर्म्स। मनी टर्म्स में हमने कोई इन्फ्लेशन नहीं लेनी, इन रियल टर्म्स हमने सिर्फ जनरल मार्केट की जो इन्फ्लेशन रेट है वो लेना है। और फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस में हमने उस प्रोडक्ट स्पेसिफिक इंटरेस्ट रेट को, इन्फ्लेशन रेट को यूज करना है जिस प्रोडक्ट में हम डील कर रहे हैं। तो वो फिजिकली इन्वेंट्री को मेंटेन करना है, तो हमने फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस को मेंटेन करना है। ठीक है जी, यहां तक आपको होपफुली बातें सारी समझ आ गई होंगी। ठीक है जी, ये बच्चों आपको मैंने दोनों एंट्रीज समझा दी हैं, ये भी आपको दोनों समझा दी हैं। ये आपने आई की अपनी बुक में से सारी एंट्रीज पढ़ लेनी है। ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बना के समझा दी हुई है, ये आप देख लीजिएगा। ये सारी कमेंट्री भी आपको मैंने समझा दी हुई है बच्चों। अच्छा, अब हम समरी की तरफ चलते हैं बच्चों। फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस इन मनी टर्म्स। इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट ऑफ ओपनिंग कैपिटल। क्या ओपनिंग कैपिटल की इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट करेंगे? यहाँ पे तो बिल्कुल नहीं करते, यहाँ पे करते हैं लेकिन बेस्ड ऑन जनरल इन्फ्लेशन रेट, मार्केट में जो रेट चल रहा था। यहाँ पे भी बच्चों मेंटेन करते हैं लेकिन बेस्ड ऑन स्पेसिफिक इन्फ्लेशन रेट जो उस प्रोडक्ट का लेते हैं, जो जिस प्रोडक्ट हम डील कर रहे हैं। अच्छा, इसका दूसरा नाम क्या है जी? फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस इन मनी टर्म्स का दूसरा नाम है हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग। और हिस्ट्री में जो आपकी चीज़ पड़ी होती है वो उसको हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग कहते हैं, वो हम देखते हैं। इसमें बच्चों इसका दूसरा जो नाम है ना, उसको कहते हैं कांस्टेंट परचेजिंग पावर अकाउंटिंग। आपकी परचेजिंग पावर ओवरऑल मार्केट के जो प्रोडक्ट्स है ना, उसकी परचेजिंग पावर के बराबर आपके पास पैसा पड़ा हुआ है।
मार्केट में जो प्रोडक्ट्स हैं, अपने प्रोडक्ट की बात नहीं हो रही। यहाँ पे बच्चों हम अपने प्रोडक्ट की अगर हम हिसाब से पैसे मेंटेन करके बैठे हैं, इसको कहते हैं करंट कॉस्ट अकाउंटिंग, हमारे प्रोडक्ट के हिसाब से। तो ये 3 नाम है, इसको थोड़ा सा मजीद डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो इनके नाम आपने याद रखने बच्चों। फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस मनी टर्म्स का दूसरा नाम हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग है। फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस रियल टर्म्स का दूसरा नाम करंट परचेजिंग पावर अकाउंटिंग है। और फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस का दूसरा नाम करंट कॉस्ट अकाउंटिंग है। अच्छा, अब ये फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस जो है वो मनी टर्म्स की जो बात करें तो ये कौन इसको फोकस कर रहा होता है? इन्वेस्टर, एज दे आर इंटरेस्टेड इन मैक्सिमाइजिंग रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है जी, वो अपने रिटर्न देख रहे होते हैं, यार मैंने 1000 रुपया लगाया है, मुझे 100 रुपया मिला है, 10% मैंने कमाया है। या इन्वेस्टर दूसरी चीज को भी देख रहे हैं, एज दे आर इंटरेस्टेड इन मैक्सिमाइजिंग रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। सेम है, यहाँ पे क्या करते हैं जी, 1000 रुपया मैंने लगाया था, 100 रुपया कमाया है, 10% मैंने कमाया है, मार्केट में रेट 5% महंगाई चल रही है। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टर ने घर का साजो सामान परचेज करना है, उसको पता होना चाहिए कि यार मैंने 10% कमाया, 5% महंगाई है। मार्केट की इन्फ्लेशन रेट का जो टीवी पर रेट चल रहा होता है वो सबको पता होता है कि मार्केट में तमाम चीज़ों के ऊपर ऑन एवरेज क्या रेट चल रहा है। ये बात इन्वेस्टर को पता होती है, ये बात भी इन्वेस्टर को पता होती है। लेकिन आप जिस प्रोडक्ट में डील कर रहे हो, जो प्रोडक्ट बना बना के बेच रहे हो ना, उसके ऊपर स्पेसिफिक इंटरेस्ट रेट या इन्फ्लेशन रेट जो होता है वो सिर्फ मैनेजमेंट को पता होता है, वो इन्वेस्टर को पता नहीं होता। इन्वेस्टर या तो इन्फ्लेशन को काउंट ही नहीं करेगा, या अगर वो काउंट करेगा तो मार्केट का जो रेट जो उसको टीवी पर पता चला होगा वो उसको देख रहा होता है। लेकिन अपना प्रोडक्ट जो आप बना के बेच रहे हैं, उस प्रोडक्ट के ऊपर स्पेसिफिक क्या इन्फ्लेशन महंगाई क्या हुई है, वो रॉ मटेरियल आप परचेज कर रहे हैं, आपको पता होगा, वो इन्वेस्टर को पता नहीं होगा। तो बच्चों, मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज उनको सिर्फ पता होता है, एज दे आर इंटरेस्टेड इन असेसिंग इट इज एबिलिटी टू मेंटेन ऑपरेटिंग कैपेसिटी। सिर्फ उनको पता होता है कि यार हमारा प्लांट पिछले साल जो था ना 1 लाख यूनिट बना रहा था, और अगर हमारे प्लांट ने इस साल भी 1 लाख यूनिट बनाने हैं तो फिजिकली हमारे पास कितना पैसा होना चाहिए तो फिजिकली उतनी इन्वेंट्री बाई कर सकते। तो ये इन्वेस्टर को पता नहीं होता, ये बात याद रखिएगा। पेपर में इसके ऊपर भी सवाल आ सकता है, बताओ कौन सी कैपिटल मेंटेनेंस का कंसेप्ट बाहर बैठे हुए आउटसाइड जो शेयर होल्डर है उसको पता नहीं होता, मैनेजमेंट को पता होता, या कौन सा ऐसा है जो बाहर बैठे हुए शेयर होल्डर को भी पता होता है। तो ये बात अपने अच्छी तरह से याद रखनी है बच्चों। इसके बाद बच्चों हम कुछ सवाल देखेंगे, तो ये आपको कंसेप्चुअली चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए। हम वन बाय वन सवालों को देखते हैं जी बच्चों। एग्जांपल देखते हैं जी। कैरी स्टार्ट्स इन बिजनेस ऑन January 1, year 1। ओके जी। कैरी सोल शेयर होल्डर कंट्रीब्यूटेड कैपिटल ऑफ 1000, सिर्फ 1000 रुपये का जो है वो उसमें कंट्रीब्यूशन किया है कैपिटल का। ओके जी। Carry purchased one item of inventory for 1000 and sold that inventory for cash of 1400. Okay. At the end of year 1, the replacement cost of the same item of inventory is 1100. तो बच्चों यहाँ से निकाला जा सकता है कि 10% महंगाई हुई है, 10% इन्फ्लेशन हुई है, और ये स्पेसिफिक है। जनरल इन्फ्लेशन ड्यूरिंग द ईयर वाज 7%, ये भी दिया हुआ है। ठीक है। Calculate profit and prepare summary statement of financial position as of 31 December year 1 under the following capital maintenance concepts. Number 1, physical capital maintenance, जिसमें स्पेसिफिक महंगाई का रेट यूज होना है, ये आप अच्छी तरह से दिमाग में बिठा लें। फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस, हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग, नो इन्फ्लेशन, जैसे कभी हमने पढ़ा, जिसमें हमने कोई इन्फ्लेशन नहीं लेनी, वो वाला। फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस, कांस्टेंट परचेजिंग पावर अकाउंटिंग, इसमें हमने बच्चों जनरल इन्फ्लेशन यूज करना है। ठीक है जी, ये हमने तीनों काम करने हैं। अच्छा जी, अब बच्चों सबसे पहले पार्ट ए की तरफ चलते हैं। SOCI और SOFP मेंटेन करते हैं थोड़ी सी। SOCI के हिसाब से देखते हैं। 1000 रुपये की इन्वेंट्री थी और 1400 की बेची, इसका मतलब है जी सेल्स हमारी 1400 की रिकॉर्ड होगी और कॉस्ट ऑफ सेल 1000 रुपये की रिकॉर्ड होगी। हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा 400, और ऑपरेटिंग एक्सपेंस कोई नहीं है, बस इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट लेना है हमने एट द रेट ऑफ 10%। जैसे ये हमें सवाल में नजर आया है जी, 1000 की चीज़ 1100 की होगी बच्चों अगले साल में, तो 10% लेंगे बच्चों 1000 का, तो 100 रुपया हमने
मेंटेन करना है इन्फ्लेशन रिजर्व। तो यहाँ से नेट प्रॉफिट निकल आएगा 300 का। अब हम एसओएफपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले एसेट्स आ जाएंगे जी, नॉन करंट एसेट कोई नहीं। करंट एसेट में हमारे आ जाएंगे जी रिसीवेबल या कैश, ठीक है जी। उसने 1400 की चीज़ बेची है और कैश बेची है, ओके जी। रिसीवेबल नहीं आएगा जी यहाँ पे, कैश आ जाएगी 1400 रुपये और टोटल एसेट्स हमारे आ जाएंगे जी 1400, ओके। अब इक्विटी लाइबिलिटीज की बात करें, उसमें कैपिटल ओपनिंग जो है वो 1000 रुपये था, क्योंकि वो कहते हैं जी कारोबार शुरू किया विद ओपनिंग कैपिटल ऑफ 1000, ओके। ओपनिंग कैपिटल 1000 का था, प्लस नेट प्रॉफिट जो कमाया गया है 300 का है, माइनस ड्राइंग्स अगर होती वो माइनस कर देते, प्लस इन्फ्लेशन रिजर्व जो हमने 100 रुपये का मेंटेन करना है। ये टोटल करेंगे हमारे पास 1400 आंसर आ जाएगा। बस इस प्रॉफिट का फायदा ये होगा कि कल को मैक्सिमम जो डिविडेंड हम बांट सकते हैं वो 300 ही दे सकते हैं, 400 नहीं दे सकते। हमारा कैपिटल अगर हम डिविडेंड बांट दिए 300 तो हमारे पास 1100 पड़ा होगा और उस 1100 से अगले साल वो इन्वेंट्री दोबारा आएगी। तो फिजिकल लैंग्वेज में हमारे पास इन्वेंट्री साल के शुरू में एक थी, अगले साल भी हमारे पास एक ही होगी, हमारी इन्वेंट्री में कोई कमी नहीं हुई। ये पार्ट ए का कंसेप्ट है। पार्ट बी हमने किस चीज को सम रखना है, हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग या नो इन्फ्लेशन। तो इसमें बच्चों एसोसिएट देख लेते हैं हम। वन सेकेंड साइज स्टोरी सेम है। सेल हमारी है 1400, कॉस्ट ऑफ सेल है जी हमारी 1000, ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा 400, ऑपरेटिंग एक्सपेंस है कोई नहीं, तो हमारा नेट प्रॉफिट भी कितना रहेगा 400, ठीक है भाई। और उसके बाद बच्चों स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन देखते हैं। उसमें एसेट्स की बात करें तो नॉन करंट एसेट तो है ही नहीं। करंट एसेट में सिर्फ कैश है, कितना 1400, टोटल एसेट हो गया जी 1400 के। और कैपिटल की अगर हम बात करें तो साल के शुरू में कैपिटल था 1000 और नेट प्रॉफिट कितना कमाया जी 400, ड्राइंग कोई नहीं और इन्फ्लेशन रिजर्व भी कोई नहीं। तो क्लोजिंग कैपिटल या इक्विटी एंड लायबिलिटीज टोटल जो आ गया वो 1400 आ गया, जो कि इसे मैच कर। ये बच्चों सारा फॉर्मेट है जब कोई इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट नहीं लेंगे और ना हम ऐसे ही करते होते हैं। अब सी पार्ट को देखते हैं, दोबारा से एसोसिएट बनाएंगे। वंस अगेन सेल्स 1400 की, कॉस्ट ऑफ सेल 1000 का, ग्रॉस प्रॉफिट 400, ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो है वो कोई नहीं। हाँ, ऑपरेटिंग एक्सपेंस में हो जाए इन्फ्लेशन आ जाएगी, जनरल इन्फ्लेशन। तो बच्चों जनरल इन्फ्लेशन है कि 7%, 7% किसका कैपिटल का डेफिनेटली 1000 है, तो बच्चों 1000 का 7% लेंगे तो 70 आ जाएगी। ठीक है बच्चों, 70 माइनस करेंगे तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 330, जिसको हमने मेंटेन करना है। ठीक हो गया। और बच्चों यहाँ पे हम एसओएफपी बनाते हैं। नॉन करंट एसेट हमारे कोई नहीं, करंट एसेट में हमारे पास कैश पड़ा हुआ है 1400, टोटल एसेट्स हो जाएंगे 1400। अब इक्विटी में ओपनिंग कैपिटल हमारे पास था 1000, नेट प्रॉफिट उसमें आ जाएगा 330, ड्राइंग कोई नहीं
और इन्फ्लेशन रिजर्व जो हमने मेंटेन करना है वो है जी 70। तो टोटल बच्चों हमारे पास यहाँ पे वंस अगेन 1400 ही होगा। अब यहाँ पे मतलब ये होगा फाइनेंशियल कैपिटल इन रियल टर्म्स में कि आप मैक्सिमम डिविडेंड कितना दे सकते हैं, 330, और आपके पास 1070 होना चाहिए साल के अंत में, क्योंकि मार्केट में जब आप चीज़ें परचेज करेंगे तो साल के शुरू में जो 1000 रुपये की आती थी वो 1070 की आएंगी। और यहाँ पे आप मैक्सिमम डिविडेंड फाइनेंशियल कैपिटल इन मनी टर्म्स की बात करें तो आप 400 का दे सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल करेंसी यूनिट की बात करनी है तो 1000 रुपये साल के शुरू में था, 1000 रुपये साल के एंड पे है, तो करेंसी की लैंग्वेज में आप मेंटेन है, तो कैपिटल में कोई इजाफा नहीं होगा। और यहाँ पे बच्चों सॉरी कैपिटल में कोई कमी नहीं होगी। यहाँ पे आपने 70 रुपये मेंटेन करने हैं बस, अल्लाह खैर सलाह। फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस में आपने 1100 मेंटेन करना है। ठीक है जी बच्चों, इस तरह का सवाल है, आपको होपफुली समझ आया होगा कि फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस का कंसेप्ट क्या है, अकाउंटिंग उसका इम्पैक्ट क्या आता है, और फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस में हिस्टोरिकल कॉस्ट का कंसेप्ट मतलब नो इन्फ्लेशन, फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस कांस्टेंट परचेज पावर मींस जनरल इन्फ्लेशन का रेट आपने यूज़ करना है। ये बातें बार बार मैं इसलिए दोहराऊँ रहा हूँ क्योंकि आपने एक ही लेक्चर लेना है, तो उसी लेक्चर की निस्बत से आपके दिमाग में चीज़ें बैठ जाएँ, बार बार आपको लेक्चर लेके और किताबें खोलने की जरूरत ना पड़े, और ये बोरिंग लेक्चर एक दफ़ा में ही आपको समझ आ जाए कि इसमें हमने क्या करना है। होपफुली बच्चों आपको लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।